नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के महत्व के बारे में। देखिए, तो हमारा टॉपिक है जैव विविधता का महत्व। देखिए, इससे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन फोकस हमारा उन्हीं बातों पर रहेगा। बस आप सिस्टमेटिक चीजें या तरीके से चीजों को देखते रहें और समझते रहें। तो टॉपिक है जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल एक क्रम में हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते आ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसमें पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, देखिए, जीवों का या एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता है। अब अलग अलग प्रकार की जब स्पीसीज है, उनमें से कोई एक स्पीसीज या एक जाति अगर विलुप्त होने के कगार पर है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उससे इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है तो इकोसिस्टम या पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा, और ये एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, कि अगर किसी इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। और अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी या स्थायित्वता वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें। सिंपल सी बात है, अगर किसी इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो 101% उसकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता ज्यादा होगी। और अगर उत्पादकता ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक इस टॉपिक के बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा देखिए, इसके बाद प्रोडक्टिविटी या स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मेन जो है कि इस जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है, जैव विविधता के जो नुकसान हो रहे हैं उसके क्या कारण हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में किन किन बिंदुओं पर बात होगी, प्रत्येक वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप इसी क्रम में चीजों को याद रखें। और अगर आपने एक वीडियो 2 बार देख लिया तो आप खुद समझ जाएंगे कि पूरे वीडियो में जो कंटेंट है उसमें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, या हमारा टॉपिक भी यही था, जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देख लीजिए क्या है। एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर आपने सभी वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे तरीके से देख लिए हैं तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन जिसने एक बार पूरा सिस्टमेटिक पढ़ा, फिर उसको मेरे कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन देकर पूछा गया है, यदि एंट्स की या चींटियों की 20,000 स्पीसीज में से 15,000 स्पीसीज विलुप्त हो गई
तो पारितंत्र या इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे मन में ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि यार कोई एक स्पीसीज नष्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, क्यों प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, अगर टाइगर विलुप्त भी हो जाए तो इकोसिस्टम पर क्या फर्क पड़ जाएगा? एक प्रजाति से भी, एक स्पीसीज से भी इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है कि एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि लोगों को ऐसा लगे कि चींटियां अगर खत्म हो गई तो क्या ही हो जाएगा, हो जाए तो हो जाए। चींटियों की टोटल 20,000 स्पीसीज है, अगर उसमें से 15,000 विलुप्त हो गई तो इकोसिस्टम या पारितंत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? इसका आंसर या इस क्वेश्चन का आंसर एक वैज्ञानिक है, पॉल एहरलिख। वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, ने इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तरीके से दिया। कहने का मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कि अगर चींटियों की स्पीसीज नष्ट हो रही है तो क्या इकोसिस्टम पर एक छोटे से जीव चींटी का भी असर पड़ेगा? पॉल एहरलिख ने उसको अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाया है, और ये जो तरीका है इसी को नाम दिया गया है पॉल एहरलिख संकल्पना, पॉल एहरलिख हाइपोथेसिस। क्लियर है? बताइए, पॉल एहरलिख संकल्पना किससे संबंधित है? कि इकोसिस्टम में, पारितंत्र में प्रत्येक स्पीसीज का अपना अपना महत्व है। ये पॉल एहरलिख ने एक हाइपोथेसिस या संकल्पना या उदाहरण द्वारा लोगों को समझाया कि प्रत्येक स्पीसीज का अपना अपना महत्व है। क्लियर है? आराम से देखिए, सिंपल सी बात है। क्या है पॉल एहरलिख हाइपोथेसिस, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पॉल एहरलिख संकल्पना या पॉल एहरलिख हाइपोथेसिस, आराम से देखिए, इसे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, क्यों ये नाम है इसका अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि इकोसिस्टम में, पारितंत्र में प्रत्येक जाति का, प्रत्येक स्पीसीज का अपना अपना योगदान है। इसी बात को पॉल एहरलिख ने कौन सी हाइपोथेसिस से? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन की। देखिए, पॉल एहरलिख ने इकोसिस्टम की तुलना वायुयान से की, एरोप्लेन से की। पॉल एहरलिख ने इकोसिस्टम को एरोप्लेन माना, एग्जाम्पल के रूप में, कि मान लीजिए एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है। इसके अनुसार यदि वायुयान में बैठने वाले यात्री वायुयान के कीलक या उसके जो स्क्रू, उसी को क्या कहा गया है? रिवेट। कीलक को ले जाने लगे तो कुछ समय बाद वायुयान खतरनाक तरीके से कमजोर हो जाएगा। आप एरोप्लेन में बैठे, आप खिड़की का स्क्रू खोल के ले आए, कोई व्यक्ति सीट का स्क्रू खोल के लेके गया, अगर ऐसे ही यात्री स्क्रू, छोटे छोटे स्क्रू खोल के लेते जाते रहेंगे तो वायुयान कमजोर हो जाएगा। क्लियर है? रोडवेज की बस को भी आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। कहीं से भी लोग सीट से स्पंज निकालकर बस बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं, इसी वजह से रोडवेज की जो बस है, इकोसिस्टम है, वो खतरे में। फिर कहते हैं कि यार ये सही नहीं है, खटारा है, आवाज कर रही है। तो क्या हुआ है? प्रत्येक यात्री उसका एक एक कीलक खोल के ले जाने लगा है। पॉल एहरलिख ने बस नहीं, एरोप्लेन को एग्जाम्पल माना। फिर उसने कहा कि अगर प्रत्येक यात्री एरोप्लेन का रिवेट या कीलक खोल के ले जाने लगे तो कुछ समय बाद एरोप्लेन खतरनाक तरीके से कमजोर हो जाएगा। अगली लाइन उन्होंने बोली कि यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा कीलक या रिवेट हटाया गया। आप तो चलो किसी खिड़की या कुर्सी का ही कोई कीलक या रिवेट लेके आए हैं, कोई व्यक्ति आया, स्टेयरिंग का ही कीलक या रिवेट खोल के लेके चला गया।
अब बस नहीं चलने वाली। कोई व्यक्ति आया, वायुयान के पंखे का ही रिवेट या किलक खोल के लेके चला गया। अब वायुयान जो लेट या बहुत दिनों में कमजोर होने वाला था, उसी दिन से काम करना बंद कर देगा। पॉल एहरलिच की रिवेट पोपर हाइपोथेसिस क्या कहती है? इन्होंने इकोसिस्टम को क्या माना? एरोप्लेन। और प्रत्येक यात्री अगर क्या ले जाने लगे, कीलक या रिवेट खोलकर ले जाने लगे, तो वायुयान खतरनाक तरीके से कमजोर हो जाएगा। फिर इन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कौन सा रिवेट खोला गया है, ले जाया गया है। अगर नॉर्मल खिड़की या कुर्सी का रिवेट ले जाया गया है तो भी वायुयान चल जाएगा, लेकिन मान लो पंखे का ही रिवेट या किलक खोल के लेके चले गए, तो फिर इकोसिस्टम या वायुयान बहुत जल्दी अपना संतुलन खो देगा और नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, आइए, तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पंखे का रिवेट ले जाए तो वायुयान एकदम से कमजोर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि चींटियों की स्पीसीज कम हो रही है। बेशक चींटियों की स्पीसीज कम होने से इकोसिस्टम पर अभी प्रभाव नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चींटियों का इकोसिस्टम में कोई महत्व नहीं है। जैसे खिड़की और कुर्सी के रिवेट का महत्व है, धीरे धीरे वो भी इकोसिस्टम को कमजोर कर रहे हैं, वैसे ही चींटियों की प्रजाति का महत्व है। क्लियर है बात? तो उन्होंने ये बताया कि अगर ज्यादा महत्वपूर्ण स्पीसीज जैसे पंखे का रिवेट ही गायब हो गया तो इकोसिस्टम जल्दी कमजोर होगा, और जो कम महत्वपूर्ण या लेस इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है, अगर वो विलुप्त हो रही है, उसका भी प्रभाव होगा, लेकिन लेट होगा। क्लियर है बात? देखिए, तो अगर पंखे का रिवेट ही ले जाए तो वायुयान एकदम से कमजोर हो जाएगा। पंखे का रिवेट वायुयान के अंदर सीट और खिड़कियों के रिवेट या कीलक से, स्क्रू से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं जबरदस्ती पॉल एहरलिच या रिवेट पोपर हाइपोथेसिस को लंबा नहीं कर रहा हूं। एक बार आपको इसको अच्छे से समझना है, फिर दो लाइन की है कि प्रत्येक स्पीसीज का इकोसिस्टम में अपना अपना महत्व है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका ज्यादा महत्व है, जो कम है उसका कम महत्व है। आपके परिवार में आप जितने भी सदस्य हैं, सबका अपना अपना महत्व है। अब आपके कार्य के अनुसार सबको उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलती है। अब लोग बाग स्टेटस लगाते रहे कि सर मैं बेरोजगार हूं इसलिए मेरी इंपॉर्टेंस कम है। पॉल एहरलिच की हाइपोथेसिस समझ लें, जो जितना कार्य करेगा, जितना यूजफुल होगा, उतनी ही इंपॉर्टेंस होगी। अब आपको खिड़की या कुर्सी का रिवेट बनना है या पंखे का रिवेट बनना है? अपने परिवार के लिए आप पंखे का रिवेट बनिए। अगर आपको हटाया गया तो संतुलन खराब हो जाना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या करना है? सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो देखना है, अच्छे से चीजों को समझना है, नोट्स बनाना है, और बार बार रिवाइज करना है। दोस्तों, मेरा ध्येय आपका सिलेक्शन है और कुछ नहीं। कंटेंट ऐसा हो कि उसको पढ़ने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सके। बेवजह की ड्रामेबाजी नहीं है। पूरे कंटेंट या पूरी बायोलॉजी को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़े, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो भी उसी में से आए, और साथ में सिंप्लिसिटी और बिल्कुल सरलता के साथ आपको समझाना। पॉल एहरलिच ने यह बताया कि पंखे का रिवेट ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? देखिए, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, और पॉल एहरलिच ने इकोसिस्टम को एरोप्लेन माना। ठीक है, इस इकोसिस्टम से कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, कोई प्रजाति विलुप्त हो गई। इस एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज या प्रजाति के विलुप्त होने को
पॉल एहरलिख ने किससे तुलना किया? पॉपिंग ऑफ रिवेट। जैसे कोई यात्री वायुयान से रिवेट या किलक खोल के लेके चला गया है, वैसे ही इकोसिस्टम से कोई स्पीसीज अचानक से एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों के विलुप्त होने को पॉल एहरलिख ने क्या माना या किससे तुलना की? पॉपिंग ऑफ रिवेट से। जैसे कोई यात्री वायुयान से किलक निकाल के लेके गया है। इस इकोसिस्टम की स्टार लगा के मैंने बनाया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीसीज है जिसका नाम है कीस्टोन स्पीसीज। ये एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कीस्टोन स्पीसीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस इकोसिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अति महत्वपूर्ण जो स्पीसीज है वो कीस्टोन स्पीसीज है। और उस कीस्टोन स्पीसीज की तुलना विंग्स ऑफ एरोप्लेन से की है, वायुयान के पंखे से, पंखों से की है। अगर इस इकोसिस्टम में से ये कीस्टोन स्पीसीज निकाल दी जाए तो इकोसिस्टम खतरनाक तरीके से कमजोर हो जाएगा। अगर इस वायुयान में से विंग्स ऑफ एरोप्लेन या पंखे का रिवेट या पंख निकाल दिए जाए तो वायुयान भी कमजोर हो जाएगा। जैसे पंख है वैसे इकोसिस्टम में कौन है? कीस्टोन स्पीसीज। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है? स्टेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन धीरे धीरे क्या हो रही है? वीक हो रही है। अगर आपने लेस इंपॉर्टेंट या कम महत्वपूर्ण किलक या स्पीसीज बाहर निकाली है तो थोड़ा धीरे धीरे कमजोर होगा, और अगर आपने विंग्स ऑफ एरोप्लेन या कीस्टोन स्पीसीज निकाल दी है तो खतरनाक तरीके से बहुत जल्दी कमजोर होगा। ये पॉल एहरलिख की रिवेट पोपर, रिवेट पोपर का मतलब है कीलक बाहर निकालना, ये हाइपोथेसिस है। क्या बताने के लिए? अब ये पूरी बात समझने के बाद आपको लगे कि यार ये 3 पेज हो गए, ये 3 पेज नहीं है, 3 लाइनें हैं। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर वो बाहर चला गया तो इकोसिस्टम का संतुलन जल्दी खराब होगा। यही बात किसने बताई? पॉल एहरलिख, और उसको नाम दिया रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। अब आप इसको किताबी ज्ञान समझकर या 3 स्लाइड समझकर याद करते रहो और ये कहो कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, तो फिर सोचते रहो। क्लियर है? देख लीजिए इसको आराम से, आगे चलते। अभी एक नाम आया है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज किसी इकोसिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति या स्पीसीज क्या है? कीस्टोन स्पीसीज। क्लियर है बात? देखिए, यह पूरे इकोसिस्टम को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। इस स्पीसीज के बिना इकोसिस्टम का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। 2 लाइन है। सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज है, ये इकोसिस्टम को, जो भी इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उसको डिफाइन करेगी। और इस स्पीसीज के बिना उस इकोसिस्टम का एग्जिस्टेंस या अस्तित्व ही नहीं है। कीस्टोन स्पीसीज इकोसिस्टम के अन्य जो स्पीसीज है उनकी उपस्थिति का भी निर्धारण करती है, डिटर्मिनेशन करती है। एक इकोसिस्टम है, उसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज कीस्टोन स्पीसीज, ये इस इकोसिस्टम को डिफाइन या परिभाषित करेगी। इसके बिना इस इकोसिस्टम का अस्तित्व नहीं है, और ये स्पीसीज के होने से अन्य स्पीसीज के होने पर भी प्रभाव पड़ेगा। इनका अगर अस्तित्व होगा तो दूसरी प्रजातियों का भी अस्तित्व होगा। अगर इनका अस्तित्व खत्म हुआ तो उस इकोसिस्टम में से कुछ स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी। क्लियर है बात? देख लीजिए, तो ये इकोसिस्टम जो है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज है कीस्टोन स्पीसीज, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। मैं आपको बता भी रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इकोसिस्टम को डिफाइन करती है, इसके बिना इकोसिस्टम का एग्जिस्टेंस नहीं है,
और इसके होने से इकोसिस्टम में अन्य जो स्पीसीज है उनके होने पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ये है तो वो ज्यादा या कम होगी। अभी अपन एक एग्जांपल से भी देखेंगे। देखिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी पारितंत्र या इकोसिस्टम के संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए अति आवश्यक स्पीसीज, उसका नाम है कीस्टोन स्पीसीज। तो कीस्टोन स्पीसीज की डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी इकोसिस्टम की बैलेंस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज आवश्यक है वही क्या है, कीस्टोन स्पीसीज। और इस कीस्टोन स्पीसीज की तुलना पॉल एहरलिच ने वायुयान के पंखे के रिवेट से की, कीलक से की। देख लीजिए, तो कीस्टोन स्पीसीज की एक सिंपल सी डेफिनेशन और ये इकोसिस्टम पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, इन चीजों को देख लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, और जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उस कॉन्सेप्ट का नाम आपको पता ही है, द एचजी कॉन्सेप्ट। द एचजी कॉन्सेप्ट। दो नाम है, एक है डोमिनेंट स्पीसीज और दूसरी है कीस्टोन स्पीसीज। एक है डोमिनेंट स्पीसीज और दूसरी है कीस्टोन स्पीसीज। देखिए क्या है, मैंने यहां पर एक इकोसिस्टम बनाया है, इधर एक और इकोसिस्टम बनाया है। देखिए, यह रहा इकोसिस्टम, जिसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। देख लीजिए, क्लियर है बात। अब डोमिनेंट स्पीसीज क्या है, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किसी स्पीसीज के बढ़े तो उस स्पीसीज का इफेक्ट या प्रभाव बढ़ता है, उसे डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाएगा। किसी प्रजाति के जीवों की संख्या बढ़ने पर ही उसका प्रभाव बढ़े, वो डोमिनेंट स्पीसीज है। एक और है कीस्टोन स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम भी है फिर भी इसका इफेक्ट इकोसिस्टम पर अधिक है, ये स्पीसीज है कीस्टोन स्पीसीज। इस क्लास के बाद डोमिनेंट और कीस्टोन, इन दोनों वर्ड्स में आपको बहुत अच्छे से अंतर आ जाना चाहिए। देख लीजिए, और आपको क्या बनना है, डोमिनेंट बनना है या कीस्टोन बनना है? मुझे लगता है आपको कीस्टोन बनना है। किसी इकोसिस्टम में अगर कोई स्पीसीज तब ही अपना इफेक्ट दिखा पाए जब उसकी संख्या ज्यादा हो, उस स्पीसीज को कहा जाएगा डोमिनेंट स्पीसीज। या कोई इकोसिस्टम है, उसमें किसी स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है तो उसको उस इकोसिस्टम के लिए डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम भी है फिर भी उसका प्रभाव ज्यादा है, तो ये क्या है, कीस्टोन स्पीसीज। क्लियर है। अगर देशों के बारे में बात करें तो चाइना और इजराइल, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए वो डोमिनेंट है, लेकिन इजराइल की पॉपुलेशन कम भी है फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में उससे साउंड कोई सा भी देश नहीं है, वो कीस्टोन स्पीसीज है। आपकी संख्या बढ़े फिर आप प्रभावी हो, डोमिनेंट होने में कोई फायदा नहीं है। आपकी संख्या बेशक कम हो लेकिन फिर भी आप प्रभावी हो तो आप क्या हो, कीस्टोन स्पीसीज। तो किसी इकोसिस्टम के लिए दो जो नाम है, डोमिनेंट और कीस्टोन, इनमें डिफरेंस आप अच्छे से समझ चुके होंगे। देख लीजिए आराम से। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कीस्टोन संबंधित कुछ एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से समझने हैं और याद भी रखने हैं। देखिए,
एक केस स्टडी है, एक पार्क है येलोस्टोन पार्क, कहां से संबंधित है? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। देखिए 2001 में यहां से, इस पार्क से ग्रे वुल्फ को हटा दिया गया। येलोस्टोन पार्क यूएसए से 2001 में एक केस स्टडी की गई, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां से ग्रे वुल्फ को हटा दिया गया। बाद में पता लगा रिजल्ट स्वरूप वहां पर प्लांट स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगी, विलुप्त होने लगी। देखिए आपने एक मांसाहारी या कार्निवोरस जीव को हटाया है, लेकिन इकोसिस्टम से कौन विलुप्त होने लगी? प्लांट स्पीसीज विलुप्त होने लगी। अभी मैंने आपको यही समझाया था कि कीस्टोन स्पीसीज का मतलब ही यही है, अगर वो इकोसिस्टम में है तो उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से दूसरी जो स्पीसीज है उनकी संख्या पर भी प्रभाव पड़ेगा। वही कीस्टोन स्पीसीज है। येलोस्टोन पार्क से जब ग्रे वुल्फ को हटा दिया गया तो प्लांट स्पीसीज विलुप्त होने लगी। फिर 2006 में ग्रे वुल्फ को वापस लाया गया तो प्लांट स्पीसीज वापस धीरे धीरे बढ़ने लगी। कारण क्या रहा होगा? क्योंकि ये जो ग्रे वुल्फ है ये मांसाहारी जीव है, कार्निवोरस है ये, और ये किसको खाता होगा? शाकाहारियों को। जब येलोस्टोन पार्क से इसको हटा दिया गया तो जो शाकाहारी या हर्बीवोरस है वो ज्यादा बढ़ गए, और जब शाकाहारी जो हर्बीवोरस है, जो प्लांट्स को खाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा हो गई होगी तो वो प्लांट्स को ज्यादा खाए होंगे और प्लांट्स की स्पीसीज क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। येलोस्टोन पार्क के लिए कीस्टोन स्पीसीज कौन है? ग्रे वुल्फ, जिसके विलुप्त होने से तुरंत बहुत तेज गति से क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी में कमी हुई, इकोसिस्टम अनबैलेंस हो गया। तो कीस्टोन स्पीसीज का एक एग्जाम्पल और केस स्टडी के माध्यम से मैंने आपको बताया है। येलोस्टोन पार्क की कीस्टोन स्पीसीज कौन है? ग्रे वुल्फ। क्लियर है बात? देख लीजिए आराम से। आगे चलते हैं। आगे है एक और एग्जाम्पल है, और वो है अफ्रीकन एलिफेंट। ये एग्जाम्पल आप सिंपल एक लाइन में समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के जो क्वेश्चंस है और उनका लेवल धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, उन चीजों को भी ध्यान में रखना है। अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में देखिए, ये जिस इकोसिस्टम में पाया जाता है वो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। और घास के मैदान आप जानते हैं यहां पर बड़े जो पेड़ है, ट्री है, वो बहुत कम होते हैं, घास ज्यादा होती है। क्लियर है बात? तो ग्रासलैंड पर अफ्रीकन एलिफेंट पाया जाएगा, और ये जो एलिफेंट क्या करेगा? स्मॉल जो प्लांट्स और ट्री है उनको खा लेता है और ग्रासलैंड को बनाए रखता है। अगर कोई ग्रासलैंड है और वहां पर धीरे धीरे ट्री या प्लांट्स, पहले स्मॉल प्लांट्स फिर बड़े ट्री उग जाएंगे, तो धीरे धीरे वो तो जंगल हो जाएगा, वुडलैंड हो जाएगा। तो ग्रासलैंड को ग्रासलैंड बनाए रखना है, इसके लिए वहां पर ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए, और उन पेड़ों को बराबर समय पर कौन खाता रहता है? अफ्रीकन एलिफेंट। क्लियर है? तो ग्रासलैंड की सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज है अफ्रीकन एलिफेंट। अगर यहां से अफ्रीकन एलिफेंट को हटा दिया जाए, देखो तो क्या होगा? ट्री और स्मॉल प्लांट ज्यादा हो जाएंगे, और आपका ये ग्रासलैंड किस में बदल जाएगा? वुडलैंड में बदल जाएगा। ग्रासलैंड की, घास के मैदानों की सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज की स्टोन स्पीसीज कौन है? अफ्रीकन एलिफेंट। तो आप लिख सकते हैं की स्टोन स्पीसीज ऑफ ग्रासलैंड। देखिए घास के मैदानों की सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज कौन है?
हाथी है, अफ्रीकन हाथी है। एक बात मैं आपको यही बता देता हूं, आप इस नाम को जानते हैं, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में अलग अलग जो लेवल है उसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, और सबसे छोटी जो खाद्य श्रृंखला है उसमें दो ही पोषक स्तर है, वो है अगर किसी प्लांट को कौन खा जाए, एलिफेंट खा जाए। पहला ट्रॉपिक लेवल है प्लांट और दूसरा है एलिफेंट। केवल दो ही ट्रॉपिक लेवल है, और कहां पर होगी ये, कौन से इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जो फूड चेन है वो सबसे शॉर्ट है, क्योंकि वहां पर सीधा जो स्मॉल प्लांट्स और ट्री है उनको हाथी खा गया। हाथी को कौन खाएगा? क्लियर है बात? तो ये केवल दो ट्रॉपिक लेवल वाली फूड चेन है, अगर प्लांट को हाथी खा जाए तो। क्लियर है बात? तो ये अफ्रीकन एलिफेंट किस तरीके से ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है वहां पर कीस्टोन स्पीसीज का काम करता है, आराम से देखिए। आगे देखते हैं। आगे एक और एग्जांपल है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र। जल का जो इकोसिस्टम है उसका एग्जांपल है, और वो है सी ओटर, और ये कीस्टोन स्पीसीज है। एक्वाटिक इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीसीज कौन है? सी ओटर। इसके संबंध में देखिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम में सी ओटर, और ये सी ओटर किसको खाएगा? सी अर्चिन को। और सी अर्चिन किसको खाएगा? कैल्प फॉरेस्ट को। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो प्लांट्स है, या प्लांट्स की जो स्पीसीज है, या सी अर्चिन का जो भी भोजन है, उसके लिए हम क्या यूज ले रहे हैं? कैल्प फॉरेस्ट। क्लियर है बात? तो कैल्प फॉरेस्ट को कौन खाएगा? सी अर्चिन। और सी अर्चिन को कौन खाएगा? सी ओटर। यही खाद्य श्रृंखला है। अभी आप थोड़ा सा ये देख लें कि ये जो सी ओटर है ये क्लास मैमल्स में है, और मैमल्स में 16 ऑर्डर होते हैं, उसमें सी ओटर किस में आएगा? कार्निवोरस में आएगा, मांसाहारियों में आएगा। इसका जूलॉजिकल नेम एनहाइड्रा ल्यूट्रिस है, और ये किसको खाएगा? सी अर्चिन को। सी ओटर के बारे में इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो सी अर्चिन है, समुद्री अर्चिन है, ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, उसकी क्लास इकाइनोइडिया का। और सी अर्चिन सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसके अंदर एरिस्टोटल लार्टेन या अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। एरिस्टोटल लालटेन का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई उजाला करने वाली स्ट्रक्चर है। इसके मुख्य अंदर कटिंग और बाइटिंग, काटने और चबाने वाली एक संरचना होती है, जिसको एरिस्टोटल लार्टेन कहा जाता है। और ये किसमें पाई जाएगी? समुद्री अर्चिन या सी अर्चिन में। कौन से फाइलम? इकाइनोडर्मेटा। क्लास कौन सी? इकाइनोइडिया। इसमें क्या पाया जाता है? एरिस्टोटल लार्टेन। और ये क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग टाइप का मुखांग है, माउथ पार्ट है, काटने और चबाने वाला। क्लियर है बात? देखिए, और इस सी अर्चिन का, समुद्री अर्चिन का वैज्ञानिक नाम है इकाइनस एस्कुलेंटस। और ये समुद्री अर्चिन किसको खाएगा? कैल्प फॉरेस्ट को। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात है। अब मान लीजिए इस इकोसिस्टम से आपने सी ओटर को हटा लिया। अब सी ओटर को हटा लिया तो अब सी अर्चिन को खाने वाला कोई नहीं है। तो इस सी अर्चिन की जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो बढ़ जाएंगे, और जैसे ही इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे इकोसिस्टम पर इसका प्रभाव होगा। इसका मतलब सी अर्चिन कौन सी स्पीसीज हुई? डोमिनेंट स्पीसीज। जैसे ही सी ओटर खत्म हुए, सी अर्चिन के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े, इसने इकोसिस्टम पर अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर दिया, और कैल्प फॉरेस्ट है वो क्या हो गए? कम हो गए। ये इसको खाने लग गया।
इसका मतलब सी ओटर कौन सी स्पीसीज है? कीस्टोन स्पीसीज। और सी अर्चिन कौन सी स्पीसीज है? डोमिनेंट स्पीसीज। एक्वाटिक इकोसिस्टम में से सी ओटर को हटा लेंगे, केल्प फॉरेस्ट कम हो जाएंगे। इसका रीजन है सी अर्चिन की संख्या ज्यादा हो जाती है, और ये इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इसको खाकर क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इकोसिस्टम कौन सा? एक्वाटिक इकोसिस्टम द्वारा भी आप किसको समझ सकते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। और यहां पर कीस्टोन स्पीसीज कौन है? सी ओटर। डोमिनेंट स्पीसीज कौन है? अगर सी ओटर हटा दिए जाए तो फिर डोमिनेंट स्पीसीज है सी अर्चिन। जैसे ही ये ज्यादा होगी अपना इफेक्ट शो करेगी। सी ओटर कहां? क्लासिफिकेशन क्लास मैमल्स, ऑर्डर कार्निवोरस, और जूलॉजिकल नेम एनहाइड्रा ल्यूट्रिस। सी अर्चिन इकाइनस एस्कुलेंटस, और इकाइनोडर्मेटा की क्लास इकाइनोडिया में, और एरिस्टोटल लार्टेन इसमें पाई जाती है जो काटने और चबाने वाला कटिंग और बाइटिंग माउथ पार्ट है। क्लियर है बात? तो इस ऑर्डर को भी याद रखें। और सी ओटर को हटाने से केल्प फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। और अगर सी ओटर रहेगा तो केल्प फॉरेस्ट अच्छे से रहेंगे। क्लियर है? तो एक तरीके से एक्वाटिक इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीसीज कौन हुई? सी ओटर। देख लीजिए, आप आराम से देखिए। आगे चलते, आगे है एक और दैच कॉन्सेप्ट। बायोलॉजी के एग्जाम ओरिएंटेड प्रत्येक कॉन्सेप्ट को सिस्टेमेटिक बताने वाला कॉन्सेप्ट है दैच कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है। ये मैंने इकोसिस्टम बनाया है। अब जो मैं बात बताऊंगा वो मैंने इस इकोसिस्टम में बता दी है। इसी को हम किसी उदाहरण या एक्सप्लेनेशन द्वारा बहुत अच्छे से समझेंगे। वरना आपको ये बात याद रख लेनी है, अगर किसी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती है इसका मतलब उसकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। और अगर बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता बढ़ती है तो मैंने आपको बता रखा है प्रोडक्टिविटी 101% बढ़ेगी। और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी या स्थायित्वता भी क्या होती है? बढ़ती है। क्या याद रहेगी आपको ये बातें? अगर किसी इकोसिस्टम में पारितंत्र में नंबर ऑफ स्पीसीज, ये मैंने जो बनाया है ये क्या है? कोई इकोसिस्टम है। इसमें आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, यही क्वेश्चन है। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है मतलब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा, और उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी या स्थायित्वता भी ज्यादा होगी। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लिख लीजिए आप। अब आगे इसी बात को एक वैज्ञानिक है डेविड टिलमैन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया, एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट। अब मेन क्वेश्चन तो ये है, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में ये पूछा गया कि एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट किसने दिया, तो फिर आपको जवाब देना है डेविड टिलमैन ने। और ये किस पर आधारित है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किस पर आधारित है? किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी पर आधारित। किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी उत्पादकता और स्टेबिलिटी स्थायित्वता किन बातों पर निर्भर करती है, इसको डेविड टिलमैन ने एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया। देखिए, इन्होंने प्रयोगशाला के बाहर भूखंडों पर लंबे समय तक पारितंत्र एवं उत्पादकता प्रोडक्टिविटी पर संबंधित प्रयोग किए। यही मैं आपको बता रहा हूं। डेविड टिलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट, एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? लेबोरेटरी के बाहर है। क्लियर है बात? क्या बता रहा है? बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम और उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे आपस में रिलेट करती है, क्या संबंध है, वही एक्सपेरिमेंट है एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट जो डेविड टिलमैन ने दिया। वास्तव में ये जो समझाएगा वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है। आइए आगे हम देखते हैं
डेविड टिलमैन का प्रयोग, एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? क्या किया इन्होंने? दो भूखंड ले लिए, प्लॉट ए, प्लॉट बी। प्लॉट ए में 50 स्पीसीज और प्लॉट बी में 10 स्पीसीज। क्लियर है बात? प्लॉट ए में 50 स्पीसीज या प्रजातियां और प्लॉट बी में 10 स्पीसीज या प्रजातियां। फिर इन्होंने वर्ष और एनुअल प्रोडक्टिविटी, वार्षिक उत्पादकता का एक चार्ट बनाया। यहां पर मैंने वार्षिक उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी का मात्रक लिखा है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता का मात्रक क्या है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्लियर है बात? किलोग्राम या उसमें भी हो सकता है, लेकिन आपको यही याद रखना है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये एनुअल प्रोडक्टिविटी का मात्रक है। 2018 में देखा इन्होंने 100 आई। कौन से प्लॉट के लिए? इसके लिए। 2019 में 105, 2020 में 102 और 2021 में 100। ये एनुअल प्रोडक्टिविटी है इस प्लॉट ए की, जिसमें 50 स्पीसीज है, प्रजातियां हैं। दूसरा, इन्होंने प्लॉट बी, उसके डाटा लिए, वही ईयर और एनुअल प्रोडक्टिविटी, वार्षिक उत्पादकता, उसका चार्ट बनाया। यहां पर 18 में 100, 19 में 60, 2020 में 70 और 2021 में 50 वार्षिक उत्पादकता आई। इस डाटा को आप बहुत अच्छे से देखिए। और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इन दोनों में से प्लॉट ए में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है। तुलनात्मक बात कर रहे हैं, 50 प्रजाति होना नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा नहीं है, लेकिन इन दोनों प्लॉट की तुलना में अगर बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है। और जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है उसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो एनुअल प्रोडक्टिविटी या वार्षिक उत्पादकता लगभग 100 के आसपास है, फिक्स है, स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, ज्यादा वेरिएशन या विभिन्नता नहीं है। तो अगर स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, तो एनुअल प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन कम। देखिए 100 के आसपास है, और 100 और 105 यही ज्यादा वेरिएशन है, बाकी सब 100 के आसपास है। तो एनुअल प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन जो है, विभिन्नता है, वो कम, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। जिस प्लॉट में नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, ऊपर वाले में 50 है और इस वाले में 10 ही है, तो इसकी एनुअल प्रोडक्टिविटी देखिए, कभी 100, फिर 60, फिर 70, एक में तो 50 ही। इसका मतलब अगर किसी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज कम है तो उसकी जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है उसमें विभिन्नता आएगी। पहले में 2018 में 100 आ गई, फिर 60 आ गई, फिर 70 आ गई, वेरिएशन है। तो इसको मैंने लिखा है, अगर स्पीसीज या नंबर ऑफ स्पीसीज अगर कम है तो एनुअल प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन ज्यादा आएगा और उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। डेविड टिलमैन का एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट क्या है, ये दिख रहा है। इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी या नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इन दोनों में से इसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो देखिए एनुअल प्रोडक्टिविटी इसकी क्या है? कांस्टेंट है, इसमें वेरिएशन कम है। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज कम है तो ये देखिए वार्षिक उत्पादकता कभी 60, कभी 70, कभी 50 बदल रही है। तो इकोसिस्टम में अगर नंबर ऑफ स्पीसीज या बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। यही डेविड टिलमैन का निष्कर्ष या रिजल्ट है। आराम से देखिए।
आइए, एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग, यदि किसी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो क्या क्या लाभ होंगे। एक तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, उत्पादकता भी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। देखिए, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देखो, मोर बायोडाइवर्सिटी, मोर प्रोडक्टिविटी, और साथ में इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल भी होगा, पारितंत्र क्या होगा, स्थायित्व या स्टेबल भी होगा। यहां देख लीजिए, दूसरा, मोर बायोडाइवर्सिटी, मोर स्टेबिलिटी, उसकी जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है, वार्षिक उत्पादकता है, वो भी स्टेबल रहेगी, उसमें वेरिएशन कम होगा। डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट यही तो बता रहा था। ये दोनों बातें इस पूरे एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बता रहा हूं और शुरू करने से पहले भी मैंने आपको बता दी है। क्लियर है बात? एक बार फिर बोलूं, अगर किसी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज या प्रजातियों की संख्या ज्यादा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी। सब कुछ यही है, बस उसको कैसे भी लिख दो। अब ये बुक का पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन आए हैं उनका पैटर्न है, मैं आपको उसी में बता रहा हूं ताकि आप परेशान नहीं हो। मोर बायोडाइवर्सिटी, मोर प्रोडक्टिविटी, मोर बायोडाइवर्सिटी, मोर स्टेबिलिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम की ज्यादा है, तो उस इकोसिस्टम का स्थायित्व ज्यादा होगा। एलियन स्पीसीज का प्रभाव कम। अगर किसी इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और वहां पर कोई और दूसरी स्पीसीज आ गई, तो क्या ही प्रभाव पड़ जाएगा। और पड़ेगा भी तो उतना नहीं पड़ेगा कि पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाए। इकोसिस्टम इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए भी रेजिलियंट होगा। कई बार इकोसिस्टम की जो आपसी स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, उनमें भी आपसी या इंटरनल डिस्टरबेंस आ जाता है। अगर कोई इकोसिस्टम जिसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, वो अपने आंतरिक अवरोधों या प्रतिरोधों को भी बहुत आसानी से हल कर लेगा, या उनके लिए भी रेजिलियंट होगा। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। अगर किसी इको सिस्टम की बायोडाइवर्सिटी या नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जो बाहर से जो एलियन स्पीसीज आई है उनका प्रभाव कम होगा, और इंटरनल कोई डिस्टरबेंस है इकोसिस्टम में, उसके लिए भी वो रेजिलियंट होगा, या उसके लिए भी आसानी से सॉल्व करने वाला होगा। क्लियर है बात? ये सिंपल सी बात है, देख लीजिए। आइए, इंपैक्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, जैव विविधता की क्षति से उस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव। अगर किसी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज घट रही है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये आप सीधा याद रख लें। देखिए क्या क्या। पहला, फिर वही, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, उत्पादकता कम हो जाएगी। चौथा देखिए, स्टेबिलिटी डिक्रीज, स्थायित्वता कम हो जाएगी। एक ही लाइन है जिसको एनसीईआरटी ने इतना लंबा चौड़ा करके एक्सप्लेन किया है, और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ रहे होंगे आप? अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, एक बार समझ में तो आए, समझ में आने के बाद ही शॉर्ट नोट्स और कोर्स एक बुकलेट में आ पाएगा। बिना समझे आप पूरा सिलेबस उठा के देखेंगे, कभी भी एक बुकलेट में नहीं आ पाएगा। वही बात फिर से, जैव विविधता की क्षति से उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दो और याद रख लेंगे, पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखा, बाढ़ और भूकंप के लिए प्रतिरोध में कमी आ जाएगी। मान लो किसी इकोसिस्टम में दो चार ही स्पीसीज है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, दोनों मर गई, खत्म, इकोसिस्टम खत्म।
लेकिन अगर किसी इकोसिस्टम में 5,000 स्पीसीज है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या कोई और पर्यावरणीय समस्या आ गई, मान लो 20 स्पीसीज विलुप्त हो गई, बाकी इकोसिस्टम तो सस्टेन करेगा। अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो नेचुरल डिजास्टर भी अगर आए तो भी इकोसिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फिर देखिए, विभिन्न इकोलॉजी प्रोसेस जैसे जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र या पैथोजन या रोगाणु में क्या है डिस्टरबेंस। देखिए, अगर जैव विविधता की क्षति हुई है तो इसकी वजह से जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है, जल चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, बहुत सारे जो रोगाणु हैं, ये इनका जो सिस्टम है उस पर भी, इकोलॉजिकल जो प्रोसेस है उस पर भी क्या होगा, डिस्टरबेंस आएगा। क्लियर है? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रोगाणु ज्यादा हो गया या उसमें कमी हो गई, या जल चक्र डिस्टर्ब हो गया, ऑक्सीजन चक्र डिस्टर्ब हो गया बायोडाइवर्सिटी कम होने की वजह से। क्लियर है? तो ये 4 प्रभाव पड़ेंगे किसी इकोसिस्टम पर। उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, उस इकोसिस्टम की पर्यावरणीय समस्याओं से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसका जो जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र या जो रोगाणुओं से संबंधित है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है बात? देखिए आप, तो इस क्लास में हमने बहुत अच्छे से किसी इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी और उसका क्या इंपॉर्टेंस है समझ लिया है। 2 ही लाइनें हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। पॉल एहरलिच और डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट वो क्या कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ लें, और ये 4 लाइन में आपको फिर कह रहा हूं, सटीकता से आप याद रख लें। अगर जैव विविधता की क्षति हुई तो कौन कौन से प्रभाव होंगे, ऑप्शंस में दिए जाते हैं। क्लियर है? तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे, सिस्टमेटिक नोट्स बनाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।